नमस्कार। मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व विद्यालय, बेळगावी। प्रिय छात्रों, आज के संदिग्ध वातावरण में नई तकनीक द्वारा शिक्षण कार्य को प्रवृत्त रखना अनिवार्य हो चुका है। कारण बाहर जा नहीं सकते, लेकिन अध्ययन कार्य को नकार भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन अध्ययन के ज़रिए हम अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की आपूर्ति अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए, जैसी स्थितियां हमसे मांग कर रही हैं, उसी के अनुसार नई अध्ययन तकनीक के ज़रिए हम सन 2020 और 21 वर्ष के प्रथम शैक्षिक सत्र की शुरुआत करते हैं। आशा है आप सभी लोगों का सहयोग बना रहेगा। तो प्रथमतः द्वितीय वर्ष के हिंदी पाठ्यक्रम में गद्य, पद्य एवं अपठित भाग इस प्रकार से 3 भाग देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को अपठित भाग के अंतर्गत पहले उपलब्ध 2 एकांकियाँ, तदनंतर व्याकरण भाग पढ़ाऊँगा। अनुक्रमानुसार पहले एकांकियों को हम देख लेते हैं। तृतीय सोपान अपठित भाग में मुख्य रूप से 2 एकांकियाँ हैं। पहली है सूखी डाली और दूसरी प्रतिशोध। तो पहली एकांकी सूखी डाली के साथ हम पाठ्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सूखी डाली। छात्रों, जैसे यह एक मान्यता है कि किसी भी विषय, वस्तु या साहित्यिक विचार को सही समझने के लिए उसके शीर्षक को पहले समझना ज़रूरी है। तो सूखी डाली मतलब क्या है? कुछ पता चला? हाँ, सूखी हुई डाल। अंग्रेज़ी में यदि इसका भाषांतर हम करें तो ड्राइड ब्रांच, यही उसका भाषांतरण होगा। आप सोच सकते हैं इसमें इतना विचार करना क्या? छात्रों, सूखी डाली का अर्थ केवल उतना ही नहीं है। सूखी डाली अर्थात एक हरे भरे वृक्ष के साथ जुड़ी हुई, किंतु उसमें न जीवन है, न भावनाएं हैं, और न वह पनप सकती है, न फल फूल धारण कर सकती है। हाँ, किंतु वृक्ष से लगी जुड़ी अवश्य रहती है। वृक्ष से जुड़ी तो होती है, किंतु वृक्ष की जीवंतता से उसका कोई संबंध नहीं होता, और ना ही वृक्ष के उन्नति में या वृक्ष के फले फूले रहने में उसका कोई सहयोग ही रहता है। तो सूखी डाली का यह जीवन संघर्ष मनुष्य जीवन के संघर्ष को भी परिभाषित करता है। इस प्रकार सूखी डाली यह शीर्षक यदि एकांकीकार ने दी है तो क्यों, यही इस एकांकी का रहस्य है, जो हम इस एकांकी के संदर्भ में पढ़ेंगे और समझेंगे। एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क। तो छात्रों, अब हम एकांकी को लेकर अध्ययन आरंभ करें, उसके पहले संक्षिप्त में एकांकीकार का लेखकीय परिचय देख लेते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क जी का जन्म 14 दिसंबर 1910 को जालंधर शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। मूलतः उर्दू कहानियाँ लिखते हुए 1933 ईस्वी में कहानी संग्रह औरत की फितरत से साहित्य क्षेत्र में इनका सैद्धांतिक प्रवेश हुआ। मुंशी प्रेमचंद के सलाह के बाद अश्क जी ने हिंदी साहित्य क्षेत्र में कहानीकार के रूप में प्रवेश किया। शुरुआती दिनों में 1940 में ये इलाहाबाद आकर बस गए। तदनंतर 1941 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में काम करने लगे। साहित्य के लगभग कहानी, लघु कथा, उपन्यास, नाटक, एकांकी सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, किंतु इन्हें एकांकी के क्षेत्र में जितनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जितने ये कामयाब माने गए, अन्य विधाओं में उतने नहीं। एकांकी कला क्षेत्र में
यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख एकांकीकार के रूप में अश्क जी प्रसिद्ध हैं। छात्रों, यथार्थवाद शब्द कुछ नया नहीं है। हाँ, यथार्थवाद मूलभूत रूप में आज की जिंदगी तथा मनुष्य के आज के वातावरण, यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो शब्द है वो है आज। तो अश्क जी के सभी एकांकियाँ आज के जनजीवन से संपृक्त हैं। जीवन में यथार्थवाद की अनुभूति एवं मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण करना अश्क जी का एक महत्वपूर्ण दायित्व देखा गया है। आगे बढ़कर भाषा प्रयोग की यदि हम बात करें तो अश्क जी भाषा प्रयोग के मामले में अत्यंत निपुण हैं। अश्क जी वातावरण एवं पात्रानुकूल भाषा का उपयोग करते हैं। इनकी समस्त एकांकियों में पात्रानुकूल भाषा ही इनकी विशेषता अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब पात्रानुकूल भाषा मतलब, हाँ, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पात्र जिस श्रेणी का होगा, पात्र जिस संस्कृति का होगा, पात्र जिस समुदाय का होगा, उसकी भाषा उसी प्रकार की होगी। अर्थात पढ़े लिखों की भाषा में अश्क जी यहाँ वहाँ अंग्रेज़ी के शब्द, अंग्रेज़ी के वाक्यों का उपयोग कर लेते हैं। वहीं ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति के पात्रों का उद्घाटन करते वक्त ग्रामीण परिवेश की भाषा का ही उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार अश्क जी भाषा प्रयोग के मामले में अत्यंत कुशल हैं। अश्क जी ने उर्दू एवं अंग्रेज़ी के शब्दों का या वाक्यांशों का खुलकर प्रयोग किया है। 1965 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ नाटककार के सम्मान से आपको अलंकृत किया गया है। लगभग गद्य की सभी विधाएं जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, समालोचना आदि में विशिष्ट योगदान देने के लिए, विशिष्ट रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए 1972 ईस्वी में अश्क जी को सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया। कालांतर में अश्क जी की मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई। अश्क जी को प्रसिद्धि दिलाने वाले या उनकी प्रसिद्धि के चरण बिंदु माने जाने वाले कुछ प्रमुख एकांकियाँ इस प्रकार हैं। देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुकाम है। आगे बढ़कर अश्क जी के कुछ गिने चुने प्रसिद्ध उपन्यास भी रहे, जिनमें सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गरम राख, निमिषा आदि इत्यादि। अब छात्रों, आगे बढ़ते हुए एकांकी का उद्देश्य क्या है? लेखक ने या एकांकीकार ने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस एकांकी की रचना की और उसे सूखी डाली नाम शीर्षित किया? देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली में एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है। जो परिवार शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था तथा उसकी यह मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वट वृक्ष की हरी भरी डाली के समान है। छात्रों, यहाँ वट वृक्ष, जिसे हम पूजनीय एवं धार्मिक स्वरूप में भी देखते हैं, धर्म एवं आस्था के साथ भी वट वृक्ष का संबंध देखा जाता है, क्योंकि वट वृक्ष की उम्र सैकड़ों साल की हो सकती है। उसमें दैवीय तथा औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार धर्म एवं संस्कृति के साथ जुड़ते हुए वट वृक्ष सामाजिक संदर्भ में भी उपयुक्त सिद्ध होता है। आगे बढ़कर व्यक्ति, परिवार और समाज में व्यापक रूप से व्याप्त आधुनिक संघर्ष, मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ
इस एकांकी में बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित हुई हैं। आधुनिक संघर्ष मतलब व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद व्यक्तिगत स्वातंत्रता की बात करने लगता है, समाज के न्याय पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगता है। तो इस प्रकार आधुनिक विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों की जो मानसिकता होती है, उनका सोचना समझना तथा रहन सहन का जो ढंग होता है, वो कई बार पुरानी सोच रखने वाले घर परिवार के बड़ों के साथ मेल नहीं खाते। इसी को हम आधुनिक संघर्ष की संज्ञा दे सकते हैं। आगे एकांकी के अंतर्गत दादाजी के संयुक्त परिवार में जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं दादाजी, जिनका नाम है मूलराज, उनके घर में छोटी बहू जिसका नाम बेला है, उसके आ जाने से हलचल सी मच जाती है। वह सभी की चर्चा का विषय बन जाती है, किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य अपना व्यवहार उसके प्रति बदल लेते हैं या दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं। जो बेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे प्रतीत होता है कि उसका दम घुटा जा रहा है और अंत में वह इंदु अपनी ननद के सामने आत्मसमर्पण कर दादाजी के परिपक्व बुद्धि को सराहते हुए दादाजी से एक प्रश्न पूछती है। दादाजी, पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना आप पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? तो इस प्रकार यहाँ पर हम सारांश रूप में देख सकते हैं कि सूखी डाली एकांकी में पारिवारिक सामंजस्य, पारिवारिक संघर्ष, पारिवारिक असमतोल तथा परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव आदि सारी चीज़ें इस एकांकी का भाग बनती जाएंगे। लेकिन अंत में किस प्रकार घर का बड़ा होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते, अनुभवी होने के नाते दादाजी प्रत्येक बात को सुलझाते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को समझाते हुए पूरे परिवार को एकजुट रखकर अपने परिवार के सौहार्द को और सुख को बना लेते हैं। यही इस एकांकी में हमें देखने को मिलेगा। अब अगले पड़ाव पर चलते। एकांकी नाटक का ही एक छोटा भाग होता है। जैसे नाटकों में बृहन नाटक, महानाटक दो प्रकार देखे जा सकते हैं, जिसमें रामायण महाभारत जैसी चीज़ें और रामलीला जैसी चीज़ें आती हैं। वहीं पर पात्रों की बहुलता और अंकों की बहुलता भी देखी जाती है। किंतु एकांकी में होता ये है कि नाटक का जो विषय है वो मात्र एक अंक में ही समय सीमा के अंतर्गत ही बांधकर जो विषय प्रस्तावित करना होता है उसे एकांकीकार प्रस्तुत करता है। इसलिए एकांकी को एक अंक वाला नाटक भी कुछ लोग मानते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें, जब एकांकी भी नाटक का ही भाग है तो इनमें पात्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो नाटकों के मुकाबले एकांकी में पात्रों की अधिकता नहीं होती, गिने चुने पात्र होते हैं। उन्हीं के जीवन और दैनंदिन कार्यकलाप को लेकर एकांकी का मूल विषय गूंथा जाता है। जैसे सूखी डाली एकांकी में भी पात्र दो प्रकार के हैं, कुछ पुरुष पात्र हैं, कुछ स्त्री पात्र हैं। अब पात्र परिचय को लेकर आगे बढ़ते हैं। पुरुष पात्रों में कुल मिलाकर 5 मुख्य पुरुष पात्र हैं, 3 गौण पुरुष पात्र हैं, और स्त्री पात्रों में 8 मुख्य स्त्री पात्र हैं और 2-3 गौण स्त्री पात्र हैं। तो जैसे जैसे एकांकी आगे बढ़ेगी हम लोग पात्रों का भी विवरण लेते जाएंगे। तो पुरुष पात्रों में पहले आते हैं घर के मुखिया दादाजी, जिनका नाम है मूलराज। दादाजी के बारे में बताना है तो दादाजी के 3 बेटे हैं। पहला बेटा बड़ा बेटा, दूसरा मंझला बेटा और तीसरा छोटा बेटा।
बड़ा बेटा विश्व युद्ध के संदर्भ में भारतीय सेना में था और शहीद हुआ था। तो दूसरा बेटा करमचंद दादाजी के साथ घर पर ही रहता है, घर गृहस्थी के कामों में दादाजी की मदद करता है। और तीसरा बेटा जो है वह दादाजी द्वारा निर्मित खेत, खलिहान, फार्म हाउस तथा नई नई बनाई गई शुगर फैक्ट्री का काम देखता है। अब दूसरा पात्र है करमचंद। करमचंद दादाजी का मंझला बेटा है और करमचंद का जो बेटा है वो भी अपने छोटे चाचा के साथ शुगर फैक्ट्री और फार्म हाउस का काम देखता है। अब तीसरा पात्र है परेश। परेश दादाजी के छोटे बेटे का बेटा है जो फिलहाल सरकारी नौकरी पर नियुक्त हुआ है। चौथे और पांचवें पात्र जो हैं भाशी एवं मल्लू। इनको हम पुरुष पात्र तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बच्चे हैं। ये करमचंद के पोते हैं अर्थात दादाजी के परपोते। तो यहाँ पर एक बात और गौरतलब है कि दादाजी के अधिकार के अंतर्गत या दादाजी के परिवार के नियंत्रण के अंतर्गत कुल मिलाकर 4 पीढ़ियाँ रहती हैं। दादाजी, दादाजी के बेटे, दादाजी के पोते और दादाजी के परपोते। अब हम आगे बढ़ते हैं स्त्री पात्रों को लेकर। पहला पात्र है जो कहानी का मूल बिंदु है, बेला, जिसे पूरे घर में छोटी बहू के नाम से जाना जाता है, जो परेश की पत्नी है, नवविवाहिता है। दूसरा पात्र है छोटी भाभी। ये दादाजी की छोटी बहू है, घर की छोटी भाभी है, बेला की सास है, परेश और इंदु की माँ है। अब तीसरा पात्र है मंझली भाभी। मंझली भाभी करमचंद की पत्नी है, जिनका बेटा खेत एवं फार्म हाउस का काम संभालता है। फिर आती हैं बड़ी भाभी। ये दादाजी की पहली बहू है इस घर की और शहीद बेटे की पत्नी है। उसके बाद है मंझली बहू। ये करमचंद की और मंझली भाभी की बहू है। उसके बाद छोटी बहू बेला का स्थान आता है घर पे। इन सब के बाद 2 स्त्री पात्र और हैं, रजवा और पारो। रजवा घर की मुख्य नौकरानी है और पारो उसकी बहू है। तो इस प्रकार पूरे एकांकी के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो स्त्री पात्रों की अधिकता है, पुरुष पात्रों की कमी है। बावजूद पुरुषाधिकृत समाज व्यवस्था या घर परिवार पर पुरुष का जो नियंत्रण होता है वो दादाजी के व्यक्तित्व से इस एकांकी में उभर कर आता है। अब मित्रों, आगे बढ़ते हुए हम पहले दृश्य की ओर बढ़ते हैं और इस कहानी का मूलाधार या भूमिका पहले देख लेते हैं। एकांकीकार कहते हैं, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, उस समय मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाएं, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाएं, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े से छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए हुए हैं। वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही हैं। छात्रों, इस भूमिका में द्वंद्व तो थोड़ा बहुत होगा। क्यों? एक तरफ एकांकीकार कहते हैं आज का युग मानव प्रगति का युग है। मानव यहाँ पे प्रगति के पथ पर प्रगतिशील बनकर आगे बढ़ता जा रहा है।
उसके सोच नए हैं, उसके विचार नए हैं, उसकी जीवन शैली नई है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है, एकांकीकार कहते हैं, ऐसे संदर्भ में, प्रगति के पथ पर चलते हुए व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में, जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात अपनी हद को पार कर लेती है, व्यक्ति स्वतंत्र रहे बहुत अच्छा है, लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वातंत्र्य को ध्यान में रखते हुए अपने सामने वाले के स्वातंत्र्य का हनन करना शुरू करता है, तब उसे व्यक्तिगत स्वातंत्रता की अराजकता माना जाता है। इसी को सामान्य शब्दों में कहें तो तानाशाही भी कहा जाता है। तानाशाही को अंग्रेजी में डिक्टेटरशिप कहा जाता है, जैसे हिटलर हुआ करता था। आप सभी जानते हैं इस बारे में, हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत स्वातंत्र पर अराजकता एवं तानाशाही किसी भी सभ्य समाज का भाग नहीं होता। सभ्य समाज अर्थात सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइजेशन, ये भी आपकी पढ़ी हुई चीज़ है, इस पर भी हम ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं जाएंगे। तो सभ्य समाज जो है, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, वो डिक्टेटरशिप को या फिर तानाशाही को पसंद नहीं करती, उसकी तुरंत निंदा करनी शुरू कर देती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वहीं पर उसकी अधिक मात्रा में होना निंदा का विषय बन जाएगा। तो ऐसे संदर्भ में मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट में बांध कर रखते हैं, मतलब किसी का भी अलग होना, किसी का भी दूर होना, ये दादाजी मूलराज को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने अनुभव, अपने विचार तथा अपने स्नेह प्रेम से सबको एक जोड़े रखने में ही विश्वास रखते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझाते हैं एकांकीकार वट के पेड़ को। उदाहरण में आएगा वट का पेड़। वट वृक्ष जानते हो कितना बड़ा होता है, कितना घना होता है, और उसकी डालियां जमीन को छूती हुई लगती हैं। कोई भी डाल, कोई भी फांदी अपने मूल को छोड़कर अलग नहीं होती। अगर वो कटकर, टूटकर बिखरती है तो उसमें निष्प्राणता होने के कारण उसे लावन में डाला जाता है, मतलब आग लगाने के लिए ही काम में लाया जाता है। तो पूरा परिवार, मतलब आज के दिन में ये एकांकी जो है, एकांकीकार के हिसाब से मौल्ययुत एकांकियों में आता है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़, मौल्य जो हैं, पारिवारिक मौल्य, फैमिली वैल्यूज़ की बात जो हम करते हैं, वो अत्यधिक रूप में देखने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दादाजी भी उसी वट की भांति अटल खड़े हैं। किस वट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, तो कहानी में हम देखेंगे कि दादाजी का जो घर है उसके बीचों बीच एक वट वृक्ष है, मतलब घर के आंगन में एक वट वृक्ष है। उस वट की संगत में रहते रहते दादाजी के स्वभाव में भी वही गंभीरता, वही अनुभवपूर्णता और वही सख्ती भी आ चुकी है। तो दादाजी भी जैसे वट अपनी डालियों को, अपने पत्तों को कभी अपने से अलग नहीं होने देता, वैसे ही दादाजी भी अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को कभी भी अलग होने की अनुमति नहीं देते। वो स्वतंत्र रूप से खड़े होकर अपने संपूर्ण परिवार का सुख, संतोष, लालन पालन आदि करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आगे चलकर एकांकीकार कहते हैं कि वट का जो पेड़ है अपनी डालियों से पूरे धरती को आच्छादित किए हुए हैं, बावजूद इसके उसके फांदों पर अगणित घोंसले हैं। घोंसले अर्थात अलग अलग परिवार के हिस्से, परिवार के लोगों की ही अलग प्रकार की सोच, अनेक पत्तों को अपने आप में छिपाए हुए हैं। ये भी कहते हैं पत्ते अर्थात आने वाली पीढ़ी। सही समझ में आया? आने वाली पीढ़ी
तो वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही हैं। तो भले पत्ते हों या उसकी शाखाएं हों, वो किस आधार पर जीवन में आने वाले तूफानों का सामना करती हैं? एक ही आधार होता है, पेड़ का जो मूल है, पेड़ की जो जड़ें हैं वो अत्यंत सुदृढ़ हैं। इसलिए शाखाओं को, पत्तों को और उस पे फलने फूलने वाले जीवों को आसरा दिए हुए हैं। तो दूसरे अंतराल में यहाँ पर एकांकीकार कहते हैं, वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादाजी भी वट ही की भांति महान दिखाई देते हैं। अभी अभी जो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, पूरा जो विवरण देखा, वो इन वाक्यों में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। उनकी आयु 72 साल की है। यहाँ पे लेखकीय वैचित्र्य यही होगा कि आयु को बताने के लिए भी एकांकीकार सीधे उनकी उम्र नहीं बताते, उनके अनुभव को उनके उम्र के साथ जोड़कर बताते हैं। कहते हैं, आयु की 72 सर्दियाँ देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक झुका नहीं। 72 सर्दियाँ मतलब छात्रों, एक वर्ष में 4 मौसम आते हैं, सही? तो 4 मौसमों में सर्दी का मौसम कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। मतलब एक वर्ष अर्थात एक सर्दी का मौसम। 72 सर्दियों का मौसम मतलब 72 वर्ष। तो इस प्रकार प्रत्येक स्थिति को सूक्ष्म रूप से अलग अलग उदाहरणों के साथ समझाना लेखकीय अनुभव को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो दादाजी अपनी आयु की 72 सर्दियाँ देख चुके हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बुढ़ापा उनके न मन पर हावी हुआ है न उनके तन पर हावी हुआ है, क्योंकि एकांकीकार कहते हैं 72 सर्दियाँ देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी फांदियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए। तो छात्रों, एक चीज़ आप गौर कीजिए, वट वृक्ष तो आपने देखा होगा, तो उसकी जो फांदियाँ हैं, उसकी जो डालियाँ हैं, वो ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ पे अनुभव की बात है, लेखकीय मन की बात है। लेखक वहाँ पे अनुभव करते हैं कि वो जो ज़मीन की तरफ बढ़ती हुई डालियाँ हैं, वो शायद अपने जड़ों को ललकार रही हैं कि तुम ही ज़मीन में नहीं, हम भी ज़मीन को छू सकती हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य की दाढ़ी भी हमेशा ज़मीन की ओर ही बढ़ती है। तो दादाजी की दाढ़ी नाभि तक बढ़ी हुई है। उतनी दाढ़ी बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा, ये हम सब जानते हैं। मतलब आयु गुजर जाएगी, वर्षों गुजर जाएंगे और दाढ़ी को बढ़ाना, उसे संभाल के रखना, इसके लिए काफ़ी मेहनत और अनुभव की ज़रूरत है। एकांकीकार पार्श्व में, द बैकग्राउंड जिसको हम कहते हैं, पार्श्व में ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने चेहरे पर बढ़ने वाली दाढ़ी का उतना ध्यान रख सकता है, तो वो अपने परिवार के छोटे बड़े सदस्यों और उनके सुख साधनों का कितनी सूक्ष्मता से ध्यान रख सकता है, इसका भी वहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो छात्रों, आज के लिए, आज की इस पहली कक्षा के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एक बार पढ़ लीजिए, हम अगली कक्षा में एकांकी का भाग आगे बढ़ाते हुए अगले पड़ाव पर पहुँचेंगे। धन्यवाद।